मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स, ऑफिस बेयरर्स, मजलिस से मोहब्बत करने वाले तमाम नौजवानों, क्यों बुलाया गया? काफी दिनों के बाद मैं अपनों को देखना चाहता था, अपनों से मिलना चाहता था। यकीनन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पिछले कुछ महीनों से मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन का जो भी काम चल रहा है, चाहे वो शहर में हो या बाहर हो, बाहर जब जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे पिछले 10 सालों के अंदर मजलिस के लिए इतनी दीवानगी नहीं देखी है जितनी दीवानगी अब मैं मजलिस के लिए देखता हूँ। चाहे वो हम वाशिम गए, पुसद गए, कारंजा गए या अभी परभनी गए, पाथरी हो, आष्टी हो, ये सभी मुकामात के ऊपर जो नौजवान लड़कों का जोश, मोहब्बत, उनकी दीवानगी, मुझे एक बात समझ में आई है कि धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हमारे अपने अपने ही होते हैं। हमने इतने सालों से आज जो हालात देख रहे हैं, हमारे लिए कोई खड़े रहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वो आज कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद शुरुआत में जब मैं मजलिस के साथ जुड़ा था तो असद साहब के साथ कदम से कदम लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो बड़ी बड़ी टांगों के साथ पदयात्रा करके निकल जाते थे, हम पीछे के पीछे रह जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त आया है कि मैं तेज रफ्तार से चलता हूँ और बहुत सारे मेरे पीछे रह जाते हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी उतनी तेजी के साथ आगे आए, बढ़े। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो भी वाक़यात हुए हैं, जो भी बातें सामने आई है, आप बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। वाकई में मैं खुद सोचता हूँ, मुझे भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्या ज़रूरत है ये करने की, लोग खराब है, बदमाश है, पीछा पकड़ लेंगे, कुछ गलत करेंगे। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन मैं झूठ का पर्दाफाश करता हूँ उस रात नींद बहुत अच्छी आती है। शारिफ नक्शबंदी साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं। नासिर भाई ने कहा, समीर भाई ने कहा इलेक्शन आने वाले हैं और पूरे आप दमखम के साथ मजलिस के साथ खड़े रहेंगे। शारिफ भाई ने आपसे कहा कि हाथ ऊपर करके बताइएगा कि कौन कौन लोग मजलिस का साथ देंगे, मजलिस के साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको टिकट मिले या ना मिले आप मजलिस के साथ रहेंगे। उन्होंने जैसे ही कहा मैंने सबके ऊपर नजर दौड़ाना शुरू कर दिया कि हाथ किस किस के ऊपर आए। एक दो लोग बोलिए नहीं, देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, यकीनन हर आदमी की अपनी एक ख्वाहिश होनी चाहिए, ख्वाब देखना चाहिए। जैसा समीर ने बताया है कि बिल्कुल आप लोगों ने ख्वाब देखना चाहिए। लेकिन आज अगर हम हारे हैं तो उस हार के ऊपर भी हमें नजर डालना जरूरी है कि हमें किसी गैर ने हराया नहीं है, हमें अपनों ने ही लूटा है, बर्बाद किया है, हमें अपनों ने ही खत्म करने का काम किया है। अब उन्हें क्या हासिल हुआ है मुझे पता नहीं है। जो भी हासिल हुआ है
आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस कौम का जो नुकसान हुआ है, आज मैं ये महसूस करता हूं कि अगर ऐसे माहौल के अंदर, विधानसभा के अंदर, जहां पर अहमदनगर का एक राष्ट्रवादी का एमएलए आपको गाली देकर बात कर रहा है, नीतीश राणे हर रोज आपके खिलाफ जहर उगल रहा है, यकीन मानिए तादाद की जरूरत नहीं होती। मैं हर रोज ये सोचता हूं कि अगर अकेले इम्तियाज जलील असेंबली के अंदर होता तो इन सब के लिए काफी होता। तो ये नुकसान अकेले मेरा हुआ है ऐसा नहीं है, ये नुकसान एक पूरी कौम का हुआ है जो एक उम्मीद लगा के बैठी थी। और जिन जिन लोगों ने भी ये किए उनको एक बात फिर से बताना चाहता हूं। लोग समझ रहे हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, तैयारी थोड़ी बड़ी है, पल पल का हिसाब लिया जाएगा। एक मिनिस्टर, एक ऐसी गुंडागर्दी की हुकूमत जहां चल रही है, मुझे आज भी याद है मेरे किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर संजय शिरसाट ने कहा था की त्यांनी आपली अवकात मध्ये राहून बोलायचं, आमच्या नादी पडू नका, नाहीतर आम्ही तुम्हाला कशा उत्तर देणार। हमने जरा सा इस मगरमच्छ के मुंह में हाथ क्या डाले तो तुम्हारी जबान ही बंद हो चुकी है। और इतनी बड़ी पोल खोल मैं नहीं समझता हूं कि आज के इस दौर के अंदर जो मेरा काम नहीं है, जो पत्रकारों का काम है, जो मीडिया का काम है, वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये भी चीज देख रहे होंगे, कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा ढूंढ रहे थे कितने लोगों को छोड़ दिया गया था, इम्तियाज जलील के बारे में क्या मिलता है। कोई कलेक्टर ऑफिस में जाके बैठा, कोई महानगर पालिका के ऑफिस में, कोई कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर के दफ्तरों में जाके बैठा है कि इम्तियाज जलील ने कोई बोगस बिल तो नहीं उठाया है, कोई काम तो नहीं किया है, कोई गलत काम तो नहीं किया है। 22 लोगों को काम पे लगाया गया था कि मेरे खिलाफ कुछ निकाला जाए करके। मैं भी इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं। अगर इतने बड़े एक मंत्री को मैं चैलेंज कर सकता हूं तो मैं जानता हूं कि इसके नतीजे क्या होंगे, और क्या नतीजे हुए हैं आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ नहीं मिला तो बोले एक ऐसे शब्द का उसने इस्तेमाल किया जहां पर हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए, स्टेज पे खड़े रह के कैसे कैसे लहजे का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज तक स्टेज के ऊपर। किसी ने कहा कि चीर देंगे तो दूसरे ने कहा फाड़ देंगे, कोई कह रहा घर पे हमला कर देंगे, कोई कह रहा सड़क पे चलने नहीं देंगे। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तुम ये समझे कि इतना बड़ा मोर्चा निकालेंगे तो इम्तियाज जलील दुबक कर बैठ जाएगा, दूसरे ही दिन तुम्हारे चट्टा बट्टा हक बाहर निकाला। और जिन जिन लोगों ने उस स्टेज के ऊपर खड़े रह के अपनी मर्दानगी का सबूत दिए है, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारी संस्कृति क्या है, उसकी नुमाइश पेश किए हैं। एक बात समझ लो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ पत्ते अभी बाकी है फेंकने के लिए। अब जिस दिन वो आएंगे, कितने दिनों तक तुम्हारी नींद हराम रहेगी, मैं इतनी गारंटी के साथ तुमको बता सकता हूं।
जब मिनिस्टर कुछ नहीं कर सका तो तुम क्या प्यादे करोगे? जैसी हुकूमत है, मुझे तो अफसोस और चेर इस बात की है कि मैंने कभी भी पुलिस को इतना बेबस, मजबूर, लाचार नहीं देखा कि एक मंत्री के कहने के ऊपर 10-15 गुंडे मवाली जाते हैं पुलिस स्टेशन के सामने, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पुलिस पर दबाव डाला जाता है कि इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर लो, और पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेती है। अगर कानून के तहत अगर ये बैठता है तो पुलिस दूसरे ही दिन मेरे ऊपर कार्रवाई करी होती, लेकिन वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने मंत्री के दबाव के अंदर नेता की गुलामी करने के लिए उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि कम से कम आप बेल ले लीजिएगा करके। मैंने भी तय किया हूं, ना नोटिस लूंगा ना बेल लूंगा। तुमने गिरफ्तार करना है तो आओ, मेरे को गिरफ्तार करके लेकर जाओ। अगर तुम झूठ का सहारा लेकर अगर ये समझ रहे हैं कि मैं अदालत में जाकर मैं बेल ले लूंगा, तुमको साबित करना है कि तुमने किस बुनियाद के ऊपर ये एफआईआर रजिस्टर किया है। आज अगर इस तरह का अगर कानून की धज्जियां अगर उड़ाई जा रही है तो क्या पुलिस नहीं जानती है, पुलिस नहीं ढूंढ रही है कि इम्तियाज जलील को कैसे दबाया जाए करके? वो भी अपने काम में जुटी हुई है, लेकिन मैंने उनके एक बड़े अधिकारी को साफ तौर के ऊपर जब उन्होंने मुझसे फोन करके कहा कि साहब आप सिटी चौक पुलिस स्टेशन में एसीपी आपको नोटिस देना चाहते हैं, तो मैंने 2 टूक लहजे में उनको कहा, ना इम्तियाज जलील पुलिस स्टेशन के अंदर आएगा, ना नोटिस लेगा और ना बेल लेगा। बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया। अनपढ़ गवारों के बीच में पढ़ाई लिखाई कुछ ना कुछ काम आती है। कायदे कानून मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं, अच्छी तरह से मैं भी समझ सकता हूं कि आज जो माहौल बना हुआ है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों के बलबूते के ऊपर तुम पब्लिक को जमा कर सकते हैं, लेकिन जैसा समीर ने बताया, अगर स्टेज पे खड़े रह के तुम गाली दे सकते हो, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कहना चाहता हूं, जिस दिन मोर्चा मैं निकालूंगा, जिस दिन मोर्चा मजलिस निकालेगी, जिस दिन स्टेज मजलिस का सजेगा, उस दिन लहजा देख लेने का कि तुम्हारे लहजे में कितना कम है और हमारी जबान के अंदर कितना है। अगर ऐसे गुंडे मवाली स्टेज के ऊपर खड़े रहते, इम्तियाज जलील को चीर देंगे, फाड़ देंगे, बोल कब आने वाला है चीरने और फाड़ने के लिए, और क्यों नहीं आता है तो मुझे बोल, मैं आता हूं तेरे पास। ये सुख की ढोस, ये चिल्लर बातें, ये अपने छोटे छोटे प्यादों को समझा तू मजलिस को पहचानता ही नहीं है। और हमसे क्या बोल रहा है? हमारे विकास लड़के को फिर के बताओ, हमारे काका साहब काके को फिर के बताओ, और हमसे आप कह रहे। मैं सिर्फ आपसे इतना इल्तिजा करने के लिए आया कि आने वाले वक्त के अंदर ये तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर इनकी सबकी कोशिश यही रहने वाली है कि मजलिस को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, मजलिस को यहां से कैसे खत्म किया जाए। इस बारे में बहुत सारी सियासी पार्टियां अपने अपने तौर के ऊपर ये कोशिश में लगी हुई है। कुछ बातें मैं साफ करना चाहता हूं। मैं जो बोला हूं तो मैं कहीं पर भी उससे पीछे नहीं हटता। मैंने परभनी के जलसे के अंदर किसी को मैंने तोतला कहा था। वो तोतला मैंने किरीट सोमैया को बोला था। मैं आप लोगों को साफ इसलिए करना चाहता हूं कि हम जो बोले हैं हम पीछे हटेंगे नहीं, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा कि जहां पर मैं बोला किसको
और जोड़ा किसके साथ गया, वो मुझे भी क्लियर करना जरूरी है। किरीट सोमाया परभनी के अंदर आया था और उसने वहां पर भी उसने लाउडस्पीकर हटाने की बात कही थी। वहां के स्पीकर्स ने अपने भाषणों के अंदर ये जब बात कही तो मैंने उसका जवाब दिया था कि तोतले संभल के, वरना तेरी वीडियो निकल जाएगी। अब जो दूसरे लोग थे वो परेशान है, इसके पास कौन सी वीडियो है। सारे महाराष्ट्र के तोतले परेशान किया तो इसके पास वीडियो कौन सी है जो निकालने की बात कर रहा। मैं किरीट सोमैया के वीडियो की बात कर रहा। टेंशन मत लो बोलना। दोस्तों एक दो बातें, कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि आमखास मैदान के ऊपर 3 अलग अलग गवर्नमेंट के ऑफिसेस बनाने की बात चल रही है। हमारा इकलौता एक ही ग्राउंड है जहां पर बच्चे खेलते हैं और उसी ग्राउंड के ऊपर जामा मस्जिद के बच्चे हो या क्रिकेटर्स हो, फुटबॉल हो, हमारे मुशायरे हो, प्रोग्राम्स हो। लेकिन जब ये मामला संजय सिरसाट का आया मैंने आस्तीन के सांप तो सुने थे, आस्तीन का कीड़ा जो है बाहर से आया कि यही किसी ने ज्यादा पता नहीं। भाई टिकट का फैसला मैं नहीं करने वाला हूँ, तो अभी से कीड़े कीड़े मत डालिएगा। तो ये आमखास के मैदान के ताल्लुक से परसों पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बड़ा ये किया कि हमको वो ऑफिसर्स बनाना है और इसमें अब पालक मंत्री साहब खुद घुस गए हैं और उन्होंने कहा है कि मी वक्तों की कशा पे बांधाला देखना ही। हम सब का रिश्ता कभी न कभी आमखास मैदान से जुड़ा है और अगर ये मैदान हमने आज अगर छोड़ दिए तो शायद फिरोज भाई के लिए तालियां बजाइए। मेरा कीड़ा वैसे कीड़ा नहीं है, अंदर का जो कीड़ा है वो बाहर निकल रहा है। तो आमखास मैदान जो है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है हमारे बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन अब कुछ जिद का मामला आ चुका है, मुझे बताया गया है कि पुलिस का सहारा लिया जाएगा और पालक मंत्री साहब प्रेशर डाल के किसी भी हालत के अंदर वहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाने की बात कर रहे हैं। मैं खास तौर से उस इलाके के अंदर रहने वाले, खास तौर से बुटी लाइन और वहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वारिफ कॉलोनी हो, आसिफी कॉलोनी हो, इन सभी से मैं दरख्वास्त करूँगा अगर ये मैदान चले गया अपने हाथ से तो ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ वहाँ पर 3 ऑफिसर्स नहीं बल्कि आगे चल के फिर कैंसर हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग वहाँ पर लाने का उनका प्रस्ताव है। फिर उसके बाद एक समाज कल्याण का एक हॉस्टल वहाँ पे बनाने का इंतजाम है। तो अगर वक्त पड़ा तो ये लड़ाई भी हमको बहुत मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी। जब भी आवाज़ देंगे आप लोगों को इसके अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि वरना अदरवाइज हमें बड़े इसका नुकसान सहना पड़ेगा। एक और बात, कल पीएस कॉलेज के अंदर जो मामला सामने आया है, ठीक है हमारे कुछ जिम्मेदारान वहां पर गए, कोई एक बच्ची बुरखे में
एग्ज़ाम देने के लिए गई और वहाँ पर उसका कहना है कि मुझे बुर्खा उतार के एग्ज़ाम में बैठने के लिए बोला गया, जबकि प्रिंसिपल ने मुझे उसी वक्त कॉल करके ये कहा था कि हमने बच्ची को बुर्खा उतारने के लिए नहीं कहे थे, बल्कि हमने सिर्फ उसके चेहरे का नकाब हटाकर एग्ज़ाम में बैठने के लिए कहे थे, क्योंकि उनके पास ऐसी शिकायत थी कि बच्चियाँ जब नकाब पहन कर बैठती है तो कान में एक दो केसेस ऐसे हुए हैं कि वो तो स्पीकर ही वो जो लगाते हैं वो लगा के बैठते हैं करके। तो उन्होंने कहा कि हमने कभी भी अपने कॉलेज के अंदर बुर्खे के लिए हमने ये नहीं किया है। लेकिन जो नौजवान वहाँ पर जाके वीडियो बनाए 2 दिन पहले, उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज हमें बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर हमारी बच्चियों को एडमिशन देने से जो नकाब पहनकर बुर्खा पहनकर बच्चियां जा रही है, तो उनको एडमिशन से किसी बुनियाद के ऊपर नहीं दिया जा रहा है कि वो इस तरह से ये कर रहे हैं। मैंने अब्दुल रहमान जो हमारे स्टूडेंट विंग के मैंने उनको बताया था कि ये मुद्दा अगर हम बढ़ाएंगे तो नुकसान जो है वो हमारी बच्चियों का होगा। कई सारे कॉलेजेस जो है वो अब हमारी बच्चियों को आगे पढ़ना नहीं देंगे। मेरा डर ये है कि कल अगर जिस हुकूमत आज महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में बैठी हुई है, कल अगर उन्होंने ये कानून ऐसा लेकर आ गए कि जहां पर कोई भी बुर्खा पहनकर बच्ची एग्जाम नहीं दे सकती है, क्या ये मुमकिन नहीं है उस हुकूमत के लिए जो आज आपकी दुश्मन बनी हुई है, जो आपके खिलाफ हर फैसला लेने के लिए तैयार है, जो नहीं चाहती है कि आपकी बच्चियां आपके बच्चे आगे पढ़े। तो ऐसे इंसिडेंट्स को अगर हम अपने ही लेवल के ऊपर अगर खत्म करने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि उसको इतना बड़ा भोग बनाकर कि पूरा मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ है। और एक बच्ची का मैटर उसको आज पूरे महाराष्ट्र के चैनलों के अंदर है, तो मराठी चैनलों ने उसको इस तरीके से दिखाया है जैसे मानो कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया है। बात छोटी सी थी, उसको हम सुलझा सकते थे। तो जितने भी जिम्मेदार हैं हमारे, वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझे कि हम जोश में कुछ हरकत ऐसी कर देते हैं कि जिसकी वजह से नुकसान बहुत लंबे हमको सहने पड़ते हैं। अपना मकसद क्या होना चाहिए? आने वाले 2-3 महीने हमारे लिए सबके लिए बहुत मायने रखते हैं। यकीनन मजलिस के जितने भी चाहने वाले हैं, जो ख्वाहिशमंद है उम्मीदवार, वो अपने तौर के ऊपर अपने अपने इलाकों के अंदर मेहनत कर रहे हैं। अभी इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि मतलब पैनल सिस्टम से होगा तो 3 का होगा, 4 का होगा, या अचानक वो पैनल ही खत्म करवा लेंगे, सिंगल उससे ले लेंगे करके, ऐसी कोई ये नहीं है। हुकूमत कैसा काम करती है, ये एक तरफ आपको उलझा के रखती है अलग मामला के अंदर और फैसला कुछ अलग ले लेती है। तो हमारी तैयारी जो है वो हर लिहाज से पूरी तरीके से पूरी तैयारी हमारी मुकम्मल रहनी चाहिए उसमें। लेकिन इलेक्शन जब आता है, मेरे लिए मेरे ज़ाती तौर पे मुझे पर्सनली बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा मुझे टेंशन रहता है। अपने इलेक्शन से ज़्यादा मुझे ये इलेक्शन का टेंशन इसलिए रहता है कि इस इलेक्शन के अंदर जैसा हम देखते हैं कि इलेक्शन के अंदर जब किसी एक को टिकट दिया जाता है तो जो अपने भी होते हैं वो अचानक पराये हो जाते हैं, जो अपने भी होते हैं वो स्टेज के ऊपर चढ़कर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर डालते हैं। इतना आसान नहीं होता है फैसला करना ऐसे उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर जो मजलिस इस मुकाम तक पहुंची है, इसीलिए पहुंची है। और ख़ास तौर से मैं अपने शहर औरंगाबाद के नौजवानों के ऊपर बड़ा फख्र करता हूँ और पूरा हिंदुस्तान फख्र करता है। हमने जब भी फैसला लिया है, नाराजगियाँ रही होगी, लेकिन सभी ने उसके ऊपर लब्बैक कहा है और हमने एक मजबूती का हमने मुजाहिरा किया है। आज इस बात की खुशी होती है मुझे जब मदीने के अंदर हज पे गए हुए औरंगाबाद के लोग वहां से फोन करते हैं और ये कहते हैं फरहान मेहरी बड़े तकिए के
उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया कि इम्तियाज़ भाई हम मदीना जा रहे हैं, हम बस में हैं और हमारी बस में अहमदाबाद के, गुजरात के बड़े होटल के मालिक ये लोग बैठे हैं। बातों बातों में उन्होंने हमसे पूछा कि तुम कहाँ के हो, तो हमने कहा महाराष्ट्र के हो। तो उन्होंने पूछा महाराष्ट्र के कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा कि मैं औरंगाबाद से हूँ। तो औरंगाबाद का नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि अच्छा आप लोगों ने इम्तियाज अली को हराए क्यों करके। तो आप सोचिएगा कि मदीने के अंदर वो इस बात की तकलीफ को लेकर आपसे सवाल कर रहे हैं कि इम्तियाज अली को हराया किसने था। जिसने भी किया है, जैसा नासिर भाई ने बताया है कि अल्लाह के कुछ फैसले होते हैं और उस फैसलों को हमको सबको कबूल करना होता है। जिन लोगों ने हराए हैं उनमें से कुछ लोग तो आपको पता ही है। इम्तियाज अली ऐसा है, इम्तियाज अली वैसा है, इम्तियाज अली ने ये कर लिया, इम्तियाज अली ने वो कर लिया। मैंने बोला देखो फ्लाइट से जाना है तो संजय से चाट के पास जाओ, थोड़ा सा प्लेन का टिकट दो, दे दिए। T2 पे उतरना, T2 टर्मिनल पे, वहां से BKC में CBI का ऑफिस है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाना और वहां पे बताना। नहीं तो फिर वर्ली में आना, वर्ली में डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो का वो इम्तियाज अली के खिलाफ ये हमने सबूत लेके आए। 8-10 यूट्यूब वालों को बुला के यही का यही अपना चीखना चिल्लाना, कोई मतलब नहीं। मैंने मीडिया में सब दिखाया और दिखाने के बाद मैं खुद वहां पर गया, मैंने खुद वहां पर जाकर बताया, पूरा समझाया, डॉक्यूमेंट के ऊपर ठप्पा लिया और आया। लेकिन सिर्फ मेरा एक मशवरा है, थोड़ा हुलिया बदल के वहां पे चलता नहीं है, मतलब आने नहीं देंगे आपको, मुझे खराब लगेगा। मतलब इतनी मेहनत करके जाएंगे और अगर ऐसे हुलिये में चले जाएंगे तो नहीं, थोड़ा सा अच्छा तहजीब से जाइएगा, इम्तियाज अली के खिलाफ वो करिएगा और जो भी आपके इल्जाम है इसमें आप लगाइएगा, बिल्कुल कोई एतराज नहीं है इसके अंदर। आपकी तो हुकूमत है, हुकूमत के आप प्यादे हैं, आप इंक्वायरी लगवा लीजिएगा इम्तियाज अली के खिलाफ। आने वाले कुछ दिनों के अंदर जिन जिन लोगों ने भड़कल गेट के उस सभा के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे भाषण किए थे, इम्तियाज अली के बारे में बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किए थे, उन सबको आपके जरिए कहना चाहता हूँ, जितना सो सकते हैं अगले 2-4 दिन आराम से सो जाओ। उसके बाद अब ये नहीं समझ, उसके बाद आपको देखेंगे और एक एक को मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, एक एक को ये एहसास होगा कि यार हमने बहुत गलत आदमी के साथ पंगा किया। ये वादा कर रहा हूं मैं आपसे कि जब भी आप बैठेंगे तो क्या सामने आएगा, सो जाओ जितना सो सकते हो, बताया जाएगा। बस इंशाल्लाह 13 जुलाई को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकोला आने वाले हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों की भी ख्वाहिश रहेगी कि असद साहब औरंगाबाद में भी आए तो हम औरंगाबाद में भी एक जलसा असद साहब का भी मुनाकिद करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर आप रहिए, लेकिन वही लीडर कामयाब होता है जो जमीन पर भी दिखाई देता है। जो लोगों के अच्छे बुरे वक्त के अंदर जो जमीन के ऊपर रहता है, लोगों के लिए लड़ता है, कोशिश करता है। मुझे भी मालूम है कि हम जब रास्ते पे उतरते हैं तो हर हमारी कोशिश कामयाब होती है, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर जब मुकुलवाड़ी के अंदर उस इलाके के अंदर जब तोड़फोड़ हो रही थी तो हम वहां पर गए थे, हम पूरी कोशिश किए
लेकिन जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया और हाईकोर्ट ने इतने सख्त तरीके से महानगर पालिका को ऑर्डर दिया, तो उसके बाद हम भी बेबस हो गए। लेकिन कम से कम आज हमें इतना ये था कि चलो मैंने कोशिश तो किया, हमने कोशिश तो की है। वहां पर जाकर जो लोग रो रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने का तो हमने थोड़े वक्त के लिए क्यों ना सही उनकी पीठ थपथपाने का काम किए, उनको ये आश्वासन देने का काम किए है कि हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमने महानगर पालिका का अधिकारियों का स्टेटमेंट सुने हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम पुराने शहर के अंदर भी ये अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे करके। अब अदालत का फैसला है और हाईकोर्ट का फैसला इतना सख्त होने की वजह से अब हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम ऐसे वक्त के अंदर कितने लोगों की मदद कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे। लेकिन आप लोगों की, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो लोग परेशान है, जिनका घर, जिनकी दुकान पूरी तरीके से जा रही है, उनको हम कैसे मदद पहुंचा सकते हैं, कैसे उनके काम आ सकते हैं, ये हम सब मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जितना वक्त आवाम के बीच में लगाए, आवाम के साथ रहे, उनके सुख दुख के अंदर खड़े रहे, तो यकीनन मुझे ये मालूम है कि हम सिर्फ इलेक्शन के हद तक नहीं, आज मुझे इस बात का फख्र है कि औरंगाबाद के अंदर जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो दीवानों की फौज वहां पर दौड़ पड़ती है। किसी कोई जानता हो, नहीं जानता हो, चाहे फिर वो घाटी के अंदर काम हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं किसी की बिल्डिंग के अंदर आग लगी हो, उसमें ये दीवानगी, ये जुनून आप लोगों का है। उसी की वजह से आज मजलिस की तरफ इतने सारे लोग हमारी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। बस 2-3 महीने कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर जब भी रहेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि शारिद भाई ने जब आपको हाथ उठाने के लिए कहा था, वो हाथ उस वक्त भी ऐसे ही उठेंगे जब मजलिस पे फैसला करेगी। और देखिए, जो मुझे मालूम है कि एक इलाके से 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 लोग रहेंगे, ख्वाहिशमंद रहेंगे उसमें, लेकिन टिकट किसी एक को ही दिया जा सकता है। और ऐसे वक्त के अंदर हमने ये सोचकर चलना चाहिए कि मैं पार्टी के खिलाफ जाऊंगा या पार्टी के साथ खड़े रहूंगा करके। ये हमारे ऊपर ये फैसला रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो वक्त भी जब आएगा तो आप लोग उस फैसले के ऊपर भी लब्बैक कहेंगे और मजलिस का साथ जैसा पहले देते थे वैसे ही आगे देते रहेंगे और मजलिस को कामयाब करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।